हम लोग का जो सेशन चल रहा है उस प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प, उसमें पिछला सेशन जो हमारा हुआ था उसमें हम लोग क्या देखे थे, सी शार्प क्या है, उसको कौन बनाया, कहाँ बना, ठीक है, और उसका बेनिफिट्स एडवांटेज क्या है, क्या क्या फीचर सी शार्प में मिलता है। आज हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प प्रोग्राम, क्योंकि सी शार्प क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया या फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, इसको पैराडिम बोलते हैं। उसको भी आगे चैप्टर है जहां पे हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडिम पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ टर्म समझ लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, ये सब पैराडिम होता है, प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो उसको जब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे सी शार्प जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इसके अंदर आपको एक कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, एकदम सिंपल से सिंपल प्रोग्राम भी बना रहे हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कुछ बेसिक चीज है जो तुमको हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। अभी तुमको सिर्फ ये याद कर लेना है, ये लिखना है। क्यों लिखना है, उसका रीजन क्या है, इसमें कौन सा लाइन क्या काम करता है, वो जैसे जैसे समय आएगा आगे हम समझाते चले जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे देखोगे पहला लाइन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ देखो डबल स्लैश लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प प्रोग्राम, ये पहला लाइन है। एक्चुअली जो पहला लाइन प्रोग्राम का है ये कंपलसरी चीज नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये है क्या चीज, इसको बोला जाता है कमेंट। क्या बोला जाता है, कमेंट। दिस इज कमेंट। यहां पे जो लिखा हुआ है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प प्रोग्राम, ये क्या है, कमेंट है। कमेंट क्या होता है, कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द कोड इनटू प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जब भी आप कोड लिखते हैं तो जनरली ईच एंड एवरी लाइन, ध्यान से सुनना, जनरली मतलब कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन जनरली लोग ईच एंड एवरी लाइन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है इन देयर ओन लैंग्वेज, अपने भाषा में, प्रोग्रामिंग के भाषा में नहीं। जो हिंदी जानता है हिंदी में एक्सप्लेन कर देगा, इंग्लिश जानता है इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देगा, जापानीज जानता है जापानीज में एक्सप्लेन कर देगा, फ्रेंच जानता है तो फ्रेंच में एक्सप्लेन। अब बात यहां पे आता है कि एक्सप्लेन क्यों किया जाएगा, उसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन समझिए कि अभी आप अगर एज ए स्टूडेंट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखिए नहीं लिखिए उससे प्रोग्राम के सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेहत पे फर्क पड़ने वाला का मतलब हो गया कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन में या उसके काम करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कमेंट लिखिए या ना लिखिए, प्रोग्राम को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है भी बताएंगे। तो जनरली ये क्या है तुम्हारा कि लोग लिखता है, क्यों लिखता है, तो जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे, आईटी इंडस्ट्री के अंदर आप एज ए डेवलपर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है या प्रोजेक्ट का कोई पार्ट मिलता है कि ये पार्ट आपको डेवलप करना है। आप कोडिंग करोगे, आप डेवलप कर दिए, वो कोड सक्सेसफुल रन भी कर रहा है, आप वो कोड किसको किए, अपना जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको दे भी दिए कि लीजिए हम आपका काम कर दिया। वो प्रोजेक्ट वो काम करने में 10 दिन लगा, 1 महीना लगा, 6 महीने लगा, डिपेंड करता है कितना, या साल भर भी लग सकता है, कितना बड़ा काम था, आप हैंड ओवर कर दिए काम करके। अब हुआ क्या कि वो हैंड ओवर हो गया, वो सॉफ्टवेयर के अंदर तुम्हारा कंपोनेंट अटैच भी हो गया, सॉफ्टवेयर हो सकता है डिलीवर्ड भी हो जाए क्लाइंट को, क्लाइंट उसको यूज भी कर रहा है। 1 साल बाद 2 साल बाद हो सकता है कि आप कंपनी चेंज कर लिए या आप प्रमोशन पा गए उसी कंपनी में। अब हो सकता है कि तुम जो प्रोग्रामर थे उससे तुम क्या बन गए, प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए। तो प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए तब तुमको कोडिंग नहीं करना है, तुमको देखना है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सारा कुछ प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। अब इन केस या तो आप कंपनी चेंज कर लिए या आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, अब जो तुम कंपोनेंट बनाए थे, क्लाइंट कहता है कि उस कंपोनेंट में हमको कुछ चेंजेस करना है। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं कि 2017 के पहले जीएसटी नहीं हुआ करता था, सेल्स टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, टैक्स था लेकिन अलग टैक्स था। अब मान लो तुम्हारा जो मॉड्यूल था वो बिल बनाने वाला था, तुम्हारा जो मॉड्यूल था तुम जो बना के दिए उससे बिल बनता है। अब बिल में क्या वहां डाला हुआ था, उस समय जो था एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इस तरह का टैक्स उसमें जोड़ा हुआ था। 2017 में गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दिया, बोला सारा टैक्स खत्म, उसके जगह पे सिर्फ जीएसटी लगेगा। अब बिल में क्या आना चाहिए, वो सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो भी तुम्हारा लग रहा था, 1 2 वैट, उसको हटा के क्या डालना वहां पे, तुम्हारा जीएसटी डालना है। अब वो क्लाइंट आएगा कंपनी के पास, तुम्हारे पास तो आएगा नहीं, बोलेगा भाई मेरा आप जो सॉफ्टवेयर बना के दिए थे उसमें हमको चेंजेस कराना है। क्या चेंजेस कराना है, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, उसके हिसाब से अब ये बाकी टैक्सेस को हटा के हमको सिर्फ वहां जीएसटी का बिल में क्या आना चाहिए, जीएसटी आना चाहिए। तो कोड तो ऑलरेडी कंपनी के पास होगा। कौन बनाया था भाई, तो अमित बनाया था।
बात समझ में आ रहा है? या लक्ष्मी बनाई थी, या मान लो शाहनवाज बनाया था। शाहनवाज इस कंपनी में नहीं, शाहनवाज तो 6 महीना पहले छोड़ के चला गया कंपनी। या शाहनवाज का प्रमोशन हो गया, अमित का प्रमोशन हो गया, अब अमित तो कोडिंग करेगा नहीं, अब उसकी जगह पर कोई दूसरा बंदा आया हुआ है। अब सोचो कि अगर वो बड़ा मॉड्यूल है, कोई 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना कोड लिखा, तो कितना कोड लिखा होगा? हजारों लाइन हो सकता है, हजारों पेज का लाइन हो सकता है। अब उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी कोड में चेंजेस करने से पहले तो जो चेंज करने वाला है उसको तो कोड समझना पड़ेगा ना, कि कौन सा चीज किस लिए लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट का है वो कहां लिखा हुआ है। तो पहले वो 1000 पेज का बैठ के कोड पढ़ेगा, समझेगा कि कौन सा कोड की कहां पे क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा, तब ना उसमें एडिट कर पाएगा। रैंडमली तो एडिट कर नहीं पाएगा। कोई भी चीज को आप समझिएगा तब ना उसमें बदलाव कर पाइएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा ये बात, तो ये काम तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। अब क्लाइंट इतना टाइम देगा नहीं, उसका तो सॉफ्टवेयर वहां बैठ गया, उसका बिलिंग नहीं हो रहा, वो बोलेगा हम आज दिए हमको कल बना के दीजिए। और आप कह रहे कि नहीं, ये 1000 पेज का कोड है, जो नया बंदा उसको तो 1 महीना लग जाएगा कोडे समझने में। तो क्लाइंट इतना देर वेट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि नहीं, कोई भी कोडिंग कर रहा है तो जो जो चीज लिख रहा है, जो अपना लॉजिक लगा के कोई कैलकुलेशन कर रहा है या कुछ प्रोसेस कर रहा है, कोई लूप चला रहा है, क्यों चला रहा है, वहां क्या काम हो रहा है, तो ईच एंड एवरी लाइन को अगर सिंपल लैंग्वेज में, मान लो कि यहां लोग ज्यादातर इंग्लिश समझता है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप जो समझने वाला बंदा है, जो बाद में आया, जो तुम्हारा कोड देख रहा है, तो वो जो भी कोड देखेगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा कि वहां पे कहां पे क्या काम हो रहा है, कौन सा कोड किस लिए लिखा हुआ। तो देखिएगा जहां पे टैक्सेशन का लिखे वहां पे लिखा हो रहेगा कि यहां से टैक्स का काम शुरू हो रहा है, ठीक है, तो सीधे उसी पोर्शन पे चला जाएगा जहां पे टैक्स का काम शुरू हो रहा है, वहीं जाएगा, फटाफट एडिट कर देगा। तो पहला रीजन तो ये है कि अगर आप कोड के अंदर कमेंट्स लिखते हैं, इससे बेनिफिट क्या है कि आपका कोड कोई भी देखेगा तो आसानी से उसको समझ सकता है। तो आपका कोड को अंडरस्टैंडेबल या रीडेबल बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कमेंट। पहला तो काम ये हो गया। लेकिन इंसान है, चाहे वो इंडिया का है या कहीं का भी है, वो है जुगाड़ू। हम लोग हर चीज में जुगाड़ भी खोज लेते हैं। तो इसका प्रोग्रामर, ठीक है, वो तो बाद का बात हो गया कि सॉफ्टवेयर डिलीवर हो गया, तुम्हारे जगह पे कोई आ गया तो कोड समझना चाहता है तो उसमें यूज कर रहा। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं उस समय भी इसका बहुत जरूरत पड़ता है। तब अपने कोड को टेस्ट करने में, आप पता चला 500 लाइन का कोड लिख दिए, रन करा रहे हैं, सही आउटपुट नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अब कैसे पता चलेंगे 500 लाइन में कहां पे गड़बड़ है? तो इसमें क्या किया जाता है, प्रोग्रामर क्या करता है, 500 लाइन को पहले कमेंट में डाल देता है। कहां डाल देता है? कमेंट में। कमेंट में डालने से होता क्या, पहले समझो। हम पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड डायरेक्टली रन होता नहीं है, उसको कंपाइलर से क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड में। यहाँ पे भले आईएल में कन्वर्ट होता है, लेकिन एक तरह से दूसरे कोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कंपाइलर करता है क्या कि जब इस प्रोग्राम को पढ़ने आएगा तो जहां जहां कमेंट है उसको वो इग्नोर कर देता है, उसको पढ़ता ही नहीं है, ना पढ़ेगा ना ट्रांसलेट करेगा। तो कमेंट जो है सोर्स कोड में तो रहता है, लेकिन जो मशीन कोड होता है, या अगर मान लो C# पे तो इंटरमीडिएट कोड है, या जावा में बाइट कोड बनता है, वहां पे कमेंट नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड में होता है, जो कोड कौन लिखा है, प्रोग्रामर लिखा है। कंपाइल्ड कोड में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जब लाइन बाय लाइन उठाता है तो जहां जहां कमेंट मिलेगा उसको छोड़ देगा। जैसे आएगा, देखेगा ये कमेंट है, इसको छोड़ देगा। ये देखेगा हाँ ये C# का कोड है, इसको उठाएगा ट्रांसलेट कर देगा। ये C# का कोड उठाएगा, इसको ट्रांसलेट कर देगा। फिर यहां मान लो कोई कमेंट मिल रहा है तो उसको छोड़ के किस लाइन में आ जाएगा, इस लाइन में आ जाएगा। तो जो भी चीज तुम्हारा कमेंट में डाला रहता है, ना वो कंपाइल होता है और ना वो एग्जीक्यूट होता है। तो मान लो 500 लाइन का कोड है, तुम 500 लाइन को क्या किए, कमेंट में डाल दिए। तो जब ट्रांसलेट करोगे तो 500 लाइन ट्रांसलेट नहीं होगा, तो रन भी नहीं करेगा। उसको बाद हम रन करा के देखेगा हाँ मेरा काम कर रहा। फिर उसमें से 2 लाइन छोड़ दिए, 500 में से 498 को किए, 2 लाइन को छोड़ के, फिर रन कराए, वो 2 लाइन ठीक काम कर रहा, हाँ कर रहा है। तो फिर हो सकता है 5 लाइन और छोड़ दिए। क्या हो सकता है, एक एक लाइन करके छोड़ते जा रहे हैं। तो तब तक छोड़ छोड़ के कमेंट करते जाएंगे और रन करा के चेक करते जाएंगे जब तक कि वो सिचुएशन ना आ जाए। मालूम हो सकता है कि 230 लाइन तक रन किया, 231वां लाइन को जैसे ही हम लोग क्या किए, कमेंट से बाहर करके ट्रांसलेट करके रन कराए, प्रॉब्लम मिल गया, वहीं पे काम करना बंद कर दे रहा। तो समझ में आ जाएगा कहां पे एक प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर लाइन में प्रॉब्लम है। तो लोग टेस्टिंग के समय भी कहां पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए भी पूरे को कमेंट में डाला और एक एक करके निकाल के क्या करेगा, चेक करेगा कि कहां पे प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है कि तुम लोग 10 बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है और किसी का कोई छोटा मोटा चीज चोरी हो गया, बदमाशी में ही कोई क्या किसी का पेन निकाल लिया। अब तुम लोग हल्ला कर रहे हैं,
सर मेरा पेन चोरी हो गया, किसी से पूछ रहे, कोई नाम ही नहीं ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, हम बोले ठीक है सब यहीं बैठो, गेट पे खड़े हो गए, गेट पे खड़े होके तलाशी लेना शुरू कर दिए। क्या कर दिए? तलाशी लेना शुरू किए। एक एक के उठा रहे हैं, तलाशी लेते हैं, तब तक लेते जाएंगे जब तक इनको चोर पकड़ा जिसका पॉकेट से बैग से वो मिल नहीं जाता है। समझ में आ गया कमेंट? ये हमारा क्या है? कमेंट है। कमेंट क्या है? एक ऐसा टेक्स्ट होता है आपके प्रोग्राम के अंदर, जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। कमेंट क्यों लिखते हैं? कमेंट लिखते हैं अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए, या प्रोग्राम में कोई बग है, प्रॉब्लम है, उसको ढूंढने के लिए कमेंट करके कुछ कुछ लाइन को छोड़ छोड़ के बार बार ट्राई करते जाते हैं, जहां पे प्रॉब्लम आता है वो फाइंड आउट हो जाता है। अब कमेंट होता कितने तरह का है? तो कमेंट दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। ऐसा कमेंट कोई लिख रहे हैं हम लोग जो सपोज एक लाइन में शुरू हो रहा है, जैसे इसी लाइन में शुरू हो रहा है और इसी लाइन में लास्ट में जाके खत्म हो जा रहा है, लाइन चेंज नहीं हो रहा है, तो छोटा है, एक लाइन का कमेंट है, तो हम लोग आगे क्या लगा देते हैं? डबल स्लैश। क्या लगा देते हैं? डबल स्लैश। तो डबल स्लैश लगा देते, इस लाइन में कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा, अगर एक लाइन का है तो। अगर मान लो कि तुम्हारा एक से ज्यादा लाइन का है, ऐसा है कि कुछ लंबा एक्सप्लेनेशन है, 2 3 4 5 लाइन का है, तब एक उपाय क्या है? एक उपाय तो ये कि सबके आगे सिंगल लाइन लिखो, सब अलग अलग इग्नोर हो जाएगा। एक उपाय ये है। लेकिन बार बार लिखने से अच्छा है कोई ऐसा हमारे पास टूल हो, कोई ऐसा कमेंट का ऑप्शन हो जिससे एक बार में पूरा हो जाए। तो उसके लिए होता है जहां से शुरू हो रहा है वहां से स्लैश एस्ट्रिक, और जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे एस्ट्रिक स्लैश। इससे क्या होगा कि जैसे ही कंपाइलर को ये मिलेगा, यहां से इग्नोर करना शुरू कर देगा। और कहां तक इग्नोर करेगा? जब तक ये ना मिल जाए। फिर इसके नीचे कोई कोड लिखा गया है उसको अपना वो पढ़ लेगा। तो सिंगल लाइन कमेंट किसको बोलते हैं? डबल स्लैश। और मल्टी लाइन कमेंट कौन होता है? स्लैश एस्ट्रिक, फिर बीच में कुछ भी लिखा हुआ है और जहां पे तुम्हारा खत्म करना है वहां पे एस्ट्रिक स्लैश। ये हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट, और ये क्या हो गया? मल्टी लाइन कमेंट। तो यहां पे फर्स्ट लाइन जो हमारा था उसको हम लोग समझ लिए क्या है। दूसरा यहां लाइन क्या लिखा हुआ? यूजिंग सिस्टम। अब क्योंकि हम पहले बताए थे कि पिछले क्लास ही कि सीसा जो है वो उसके पास रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी है। रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी का मतलब क्या हो गया? लाइब्रेरी का मतलब होता है जहां पे पहले से कोई भी चीज रखा हुआ है, जैसे बुक, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो वहां क्या होता है? किताब खरीद के पहले से रखा हुआ है, आप जाते हैं वहां से किताब लेते हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर वापस वहां रख देते हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सारा ऐसा बना बनाया कोड का जरूरत पड़ता है, या बहुत सारा ऐसा कोड का जरूरत पड़ता है जो पहले से बना बनाया है और वो कहीं पर रखा हुआ है। आपको उसको वहां जाना होता है, वहां से निकालना होता है, यूज करना होता है। जैसे लाइब्रेरी में हम लोग बुक को यूज करते हैं। तो यहां पे जो लाइब्रेरी होता है उस लाइब्रेरी को बोलते हैं नेम स्पेस। क्या बोलते हैं? नेम स्पेस। यहां अलग अलग नेम स्पेस होता है जिसमें अलग अलग कोड रखा हुआ है। ठीक है। अब वो अलग अलग कोड किस रूप में रखा रहता है? क्लासेस के रूप में होता है, इंटरफेस के रूप में होता है। समझ में आ रहा है? अब क्लास, इंटरफेस सब कुछ हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग एकदम बहुत इनिशियल स्टेज में है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन सिंपल से समझना है कि सी शार्प में बहुत सारा ऐसा हम लोग चीज यूज करेंगे जो पहले से बना बनाया है, और जो पहले से बना बनाया है वो कहां रहता है? वो सी शार्प में रहता है नेम स्पेस के अंदर। ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे नेम स्पेस बोलते हैं, पाइथन में उसको मॉड्यूल बोला जाता है। ठीक है। सी प्लस प्लस में उसको हेडर फाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेडर फाइल। जावा के अंदर उसको पैकेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैकेज। लेकिन यहां पे क्या बोलते हैं हम लोग? नेम स्पेस। और नेम स्पेस भी सिर्फ एक नहीं है, सैकड़ों नेम स्पेस है। इसमें अलग अलग तरह का चीज का काम करने के लिए अलग अलग क्लासेस होता है या कोड होता है। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग नेम स्पेस, और अलग अलग नेम स्पेस में अलग अलग क्लास होता है। इसमें से एक कॉमन हर प्रोग्राम में जो यूज करते हैं वो नेम स्पेस का नाम है सिस्टम। क्या नाम है? सिस्टम। तो यहां पे देखो जो यूजिंग सिस्टम लिखा हुआ वो क्या है? दिस स्टेटमेंट इंपोर्ट द सिस्टम नेम स्पेस इनटू योर प्रोग्राम। ये क्या करता है? जो सिस्टम नेम स्पेस है वो उसको आपके प्रोग्राम के साथ क्या करता है? लिंक करा देता है, उसको इंपोर्ट कर देता है। इंपोर्ट करने का मतलब क्या कि उसका जो भी चीजें हैं, उसके अंदर जो भी चीज रखा हुआ उसको हम लोग उपयोग अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। या सीधा सीधी बोलिए तो ये लाइन क्या करता है? सिस्टम नेम स्पेस के साथ आपके प्रोग्राम का लिंक बना देता है। जैसे आपको कोई लाइब्रेरी से कोई बुक निकालना है तो लाइब्रेरी का मेंबर बनना पड़ेगा ना, कैसे जाके निकाल लीजिएगा?
मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि मतलब मेंबर मतलब आप उसके साथ लिंक हो गए, तो आपको अगर आपके प्रोग्राम के अंदर सिस्टम नेम स्पेस में रखा हुआ कोड को यूज करना है तो आपको उसको अपने प्रोग्राम के साथ लिंक करना पड़ता है, या बोल सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यूजिंग कीवर्ड का। किसका यूज करते हैं? यूजिंग। हम बता रहे हैं कि हम यूज करने जा रहे हैं किसको? सिस्टम नाम के नेम स्पेस। यूजिंग इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू इंपोर्ट नेम स्पेस इनटू योर प्रोग्राम। कोई भी नेम स्पेस को अगर आपको इंपोर्ट करना है, खाली सिस्टम नहीं, और भी नेम स्पेस आगे यूज करेंगे, कोई भी नेम स्पेस को अगर आपको यूज करना है तो नेम स्पेस को यूज करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करना पड़ता है? यूजिंग का। सिस्टम यहां पे क्या है? सिस्टम इज अ प्री डिफाइंड नेम स्पेस प्रोवाइडेड बाय C# टू परफॉर्म बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। सिस्टम क्या है? एक नेम स्पेस है, बना बनाया नेम स्पेस है, जो कौन आपको प्रोवाइड करता है? C# प्रोवाइड करता है। और उसके अंदर ऐसा कोड है जिससे कि आप प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट का काम कर सकते हैं। ये दूसरा लाइन भी हम लोग देखें कि हर प्रोग्राम में ये लाइन होना ही होना चाहिए। यहां पे सेमी कॉलन होगा। अब सेमी कॉलन देखो क्या है, हर लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? एक सेंटेंस को टर्मिनेट के लिए करने के लिए सिंबल होता है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है? डॉट, हिंदी में क्या होता है? पूर्ण विराम। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर जनरली सेंटेंस को टर्मिनेट करने के लिए क्या होता है? सेमी कॉलन। इसको क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। ये दूसरा लाइन भी समझ गए। थर्ड लाइन में आता है, क्या लिखा हो? पब्लिक क्लास डेमो। ये क्या चीज है? पब्लिक क्लास डेमो क्या है? दिस स्टेटमेंट डिफाइन अ क्लास इनटू योर प्रोग्राम। देखो, क्योंकि C# क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहां बिना क्लास बनाए कोई काम नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो क्लास और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, तो यहां पे बिना क्लास बनाए कोई काम नहीं होगा। तो आपको एक लाइन, छोटा से छोटा प्रोग्राम, एक लाइन का भी कोई कोड लिखना तो उसके लिए क्लास बनाना पड़ेगा। और क्लास बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है? पब्लिक क्लास। और क्लास का नाम, जैसे यहाँ डेमो है, डेमो क्या है? क्लास का नाम। इसके जगह पे कोई भी नाम हो सकता है, तुम अपना नाम भी लिख दो तो काम हो जाएगा। तो डेमो यहाँ पे क्लास का नाम है, लेकिन पब्लिक क्लास आपको लिखना पड़ेगा, जो प्रोग्राम को ये बताता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है? क्लास बन रहा है। तो दिस स्टेटमेंट डिफाइन अ क्लास इनटू योर प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट क्या करता है? आपके प्रोग्राम के अंदर एक क्लास बनाता है। एवरी C# प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लास। हर C# प्रोग्राम के अंदर एक क्लास होना ही होना चाहिए। एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए। पब्लिक इज एन एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन अ क्लास। तो यहाँ पे पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। ये सारे चीज के बारे में पहले बोले, कभी फिलहाल रट लेना है। पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, सब कुछ के बारे में आगे बताया जाएगा। वॉइड क्या है? तो यहाँ पे पब्लिक को एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं, क्लास को कीवर्ड बोलते हैं, जिसका उपयोग क्या है? C# के अंदर क्लास बनाना। डेमो क्या है? आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का मतलब होता है नाम। किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। तो डेमो यहाँ पे एक आइडेंटिफायर है जो कि क्लास के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर लास्ट लाइन के लिखा हुआ है, यू कैन गिव एनी नेम टू द क्लास। डेमो देना जरूरी नहीं, वहां कोई भी नाम हम लोग दे सकते हो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम लोग क्या नाम देना चाहते हैं। तो कभी भी C# का प्रोग्राम बनाना है तो एक क्लास तो देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद ये दो ठो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, यहां और यहां, यहां यहां दिख रहा है ना। अब ये क्या चीज है उसको देखते हैं। दीज आर कॉल्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, ये वाला को। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। यहां पे भी ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, यहां पे भी क्या है? क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है। बहुत लोग उसको ब्रैकेट बोला जाता है और बहुत जगह इसको ब्रेसेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट, दोनों चीज बोल सकते हो। दीज आर यूज टू डिफाइन बाउंड्री फॉर क्लास, मेथड, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लाइक इफ, व्हाइल, फॉर etc। इसका काम क्या है? आप कोई भी चीज बना रहे हैं, जैसे हम बोले कि यहाँ पे क्लास बना रहे हैं, तो मेरा क्लास कहां से कहां तक है? उसका कोई ना कोई तक बाउंड्री होगा ना भाई, यहां से लेकर यहां तक है। यहां पर अगर मेन में जाओगे, पब्लिक वॉइड मेन, इसको मेथड बोलते हैं। ये मेन कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? क्लास कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? आगे जाके प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे हम लोग, इफ, जावास्क्रिप्ट में भी पढ़े थे, इफ, व्हाइल, तो वहां भी बताते ना कि इफ कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, एल्स कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, व्हाइल कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है? फॉर कहां शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। तो कोई भी चीज जो आप डिफाइन करते हैं वो कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है, वो बाउंड्री बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट का। अब मोस्टली जितना भी लैंग्वेज है, C++, जावा, C#, सबके अंदर यही यूज होता है, सिर्फ एक्सेप्ट पाइथन। पाइथन के अंदर इसके जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडेंटेशन। क्या यूज करते हैं? वो टैब मार के आगे बढ़ा देते हैं, तो टैब मार के जहां तक लिखा हुआ वो उसका बाउंड्री हो जाता है, फिर पीछे जाता है उसका बाउंड्री खत्म हो जाता है। तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पे ये यूज नहीं होता है, बाकी हर लैंग्वेज के अंदर सेम चीज यूज होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यही यूज होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ली ब्रैकेट, जो बताता है इससे यहाँ ये क्लास यहाँ से शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये मेथड यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, कहीं पे इफ, एल्स, व्हाइल, डू, जो भी है, स्विच केस, वो कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट का यूज। उसके बाद अगला लाइन क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये क्या चीज है? यहां पे जो लिखा हुआ है,
दिस इज कॉल्ड मेन मेथड। इसको क्या बोलते हैं? मेन मेथड बोलते हैं। एवरी सी शार्प प्रोग्राम मस्ट हैव द मेन मेथड टू एग्जीक्यूट। कोई भी ऐसा सी शार्प का प्रोग्राम है जो रन कर रहा है, अलग अलग तरह का प्रोग्राम बनता है। एक ऐसा प्रोग्राम बनता है जो डायरेक्टली रन कर सकता है, उसको रन करेंगे तो कोई ना कोई काम करेगा। अब कुछ कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि डायरेक्टली रन नहीं करता, उसको रन कराने के लिए किसी दूसरे प्रोग्राम में अटैच करना पड़ता है। तो जिसमें अटैच करेंगे उसमें मेन होना चाहिए, उसमें जो बनाया है जो अटैच होगा किसी के साथ उसमें मेन होने का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग जितना भी प्रोग्राम बनाएंगे सबके अंदर मेन मेथड होगा, तो इसको मेन मेथड बोलते हैं। और हर प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मेन मेथड इज एन एंट्री पॉइंट इन एवरी प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बनाए, हम बोले एक प्रोग्राम में एक क्लास या एक से ज्यादा क्लास हो सकता है, एक क्लास में एक से ज्यादा मेथड हो सकता है। इसे मेन मेथड है ना, ऐसे बहुत सारा मेथड हो सकता है। तो अगर बहुत सारा क्लास है, बहुत सारा मेथड है और हम बोले प्रोग्राम को काम करना शुरू करो, तो कहां से शुरू करेगा? कोई तो एक जगह होगा जो एंट्री पॉइंट होगा। मान लो ये बिल्डिंग है मेरे पास, इसमें तो बहुत सारा दरवाजा है ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन अगर तुमको यहां तक पहुंचना तो कोई तो एक पहला दरवाजा होगा जहां से तुम घुसना शुरू करोगे, मेन गेट। तो कोई प्रोग्राम के अंदर जो सबसे मेन गेट होता है जहां से काम शुरू होता है वो कौन सा होता है? मेन मेथड होता है। तो जब भी प्रोग्राम रन होगा तो यहां से रन होना नहीं शुरू होगा। कहां से रन होना शुरू होगा? इसके अंदर से आएगा, पहले मेन को खोजेगा, मेन यहां है, इसके अंदर से काम करना शुरू करेगा। और अगर यहां से कहीं जाना है या कोई दूसरे पार्ट को रन कराना तो यहीं से वहां जाएगा, फिर वहां से कहां आ जाएगा? यहीं वापस आ जाएगा। तो हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन मेथड होना जरूरी है। मेन मेथड क्या होता है? एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है। और जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक्सेप्ट पाइथन, ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, सबके अंदर मेन मेथड होता है। बिना मेन का प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है कि जब भी प्रोग्राम रन करना शुरू करेगा तो कहां से करेगा? मेन मेथड से करेगा। तो ये चौथा लाइन हमारा हो गया। लास्ट देखोगे लिखा हुआ क्या? कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन क्या है? तो कंसोल यहां पे क्लास है। हम बताते हैं कि सिस्टम क्या करता है, बहुत सारा प्री डिफाइंड क्लासेस देता है। तो कंसोल क्लास कहां है मेरा? कंसोल क्लास सिस्टम नेम स्पेस में। तो कंसोल किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका आउटपुट विंडो को। आपका जो आउटपुट विंडो का जहां पे कोई भी चीज दिखेगा, रिजल्ट, उस रिजल्ट को यहां पे, वहां पे जो यहां पे रिजल्ट दिखता है उसी को कंसोल बोलते हैं। तो उसको यहां पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंसोल नाम के क्लास से। राइट लाइन, राइट लाइन एक क्या है? मेथड है जिसका काम क्या है कि इसके अंदर जो भी चीज लिख दिया जाएगा, जो भी चीज लिख देंगे उसको क्या करेगा? स्क्रीन पे राइट कर देगा। जैसे जावास्क्रिप्ट में कैसा होता है? अलर्ट मेथड था, तो अलर्ट की जगह पे यहां पे क्या है? राइट लाइन है। अलर्ट में जो भी चीज डालते थे कहां होता था? बॉक्स में आ जाता था, अलर्ट बॉक्स में। यहां पे क्या होगा? वो स्क्रीन पे क्या होगा? जो कंसोल होगा उस पे प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का आउटपुट स्क्रीन पे देना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन। लेकिन अभी हम लोग देखें तो अगर कंसोल डॉट राइट लाइन को छोड़ दो, ये लाइन को, क्योंकि इसके जगह पे और भी कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको छोड़ के यहां से लेकर यहां तक जितना भी है वो हर सी शार्प प्रोग्राम में होगा ही होगा। बस अंतर क्या होगा? डेमो के जगह पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम। तो फॉर द टाइम बिंग अगला 4 5 6 क्लास तक या 10 क्लास तक आपको ये याद रखना है कि हमको हर प्रोग्राम में इतना लिखना ही लिखना। हमको भाई काम करना तो इतना लिखना होगा। जैसे हम लोग याद होगा ना, कभी भी कोई एप्लीकेशन लिखते थे तो उसमें कुछ चीज याद कर लेते थे। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम देना है, डेट देना है, सब्जेक्ट देना है, नीचे अपना नाम देना है, रोल नंबर देना है, क्लास देना, सेक्शन देना, इसको रट लिए थे। अब बीच में काहे छुट्टी मार रहे हैं, किस रीजन से छुट्टी मार रहे हैं, उसके हिसाब से लिखते थे। कि शादी में चल गए थे, तो बुखार लग गया था, तो पेट खराब हो गया था, तो वो तो बीच का अपना मामला था। लेकिन ऊपर नीचे एक स्ट्रक्चर तुम लोग याद कर लिए थे ना कि जब भी एप्लीकेशन लिखना है स्कूल में तो इतना तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक फॉर्मेट होता है। तो एक मान के चलो कि फिलहाल ये एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट को आपको यूज करना है सी शार्प का प्रोग्राम बनाने के लिए। बाकी जब जैसे से आगे पढ़ेंगे तो यूजिंग का क्या काम है, सिस्टम क्यों लिखेंगे, सिस्टम की जगह और क्या लिख सकते हैं, पब्लिक क्लास क्यों लिख रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पब्लिक का क्या काम है, स्टैटिक का क्या काम है, वॉइड का क्या काम है, सब एक एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल सी शार्प सीखना है हम लोग को, तो फिलहाल अभी हम लोग को ये याद रखना है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और आपको कोई भी चीज को क्या करना है, कोई भी चीज को अगर आपको स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो क्या लिखना होता है? कंसोल डॉट राइट लाइन। अब बात उठता है कि ये प्रोग्राम लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए बहुत सारा तरीका है। एक तो होता है कि एकदम सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप नोटपैड में लिखिए, क्योंकि प्रोग्राम लिखने के लिए एक एडिटर का जरूरत पड़ता है, और एक जरूरत पड़ता है आपको कंपाइलर या डिबगर का। तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट है, डॉस होता है, डॉस का उपयोग करके कंपाइल कर सकते हैं, या बहुत सारा आईडीई आता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां से आप प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, वहीं से उसको कंपाइल भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और रन भी करा सकते हैं। तो अभी हम जो बेसिक चीज बताएंगे कि अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है
या .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है, वो कैसे इंस्टॉल होगा अगले क्लास बता देंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो या .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल है तो आप कैसे प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे रन करा सकते हैं।